उसके बाद में खाद्य पदार्थ जो है हमारा, वो किन किन चीज़ों से मिल करके बनता है, या कि हम देखें कि खाद्य पदार्थ में क्या क्या चीज़ें होती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे खाद्य पदार्थ के अंदर पानी होता है, खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल पर मैं समझा रहा हूँ, तो आप सभी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब से वाकिफ होंगे। तो वाटर, वाटर, जल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। मिनरल होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। कम मात्रा में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत कम मात्रा में लेकिन पाए जाते हैं खाद्य पदार्थ के अंदर। विटामिन पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, काफ़ी ऐसे खाद्य पदार्थ है जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर। इमल्सिफायर्स, पिगमेंट, ये सब प्रिजर्वेशन में हम डालते हैं। उसके बाद में फ्लेवर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स ये भी होते हैं, जिससे अलग अलग खाद्य पदार्थ की अलग अलग तरह का स्वाद होता है। उसके बाद में मैंने जहाँ तक नेट पे सर्च किया है, ये सारी चीज़ें मेरे सामने निकल के आई है। जैसे कि क्लासेस ऑफ फूड में पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, एक सेमी पेरिशेबल भी होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेमी पेरिशेबल होता है। नहीं तो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, तो लिख नहीं पाऊंगा वैसे, क्योंकि मेरे पास अभी लिखने के योग्य कुछ खास है नहीं। तो सेमी पेरिशेबल भी होता है, आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। उसके बाद में हार्वेस्टेड होता है, फ्रेश। फ्रेश यानी ताज़े, हार्वेस्टेड यानी खेती से निकले हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, वो सारे हार्वेस्टेड के अंदर आएंगे। प्रोसेस्ड यानी हमने पका लिया उन्हें, या किसी तरह से उन्हें तैयार कर लिया, खाने योग्य बना लिया। जैसे कि गेहूं से आटा और आटे से रोटी। तो आटा और गेहूं दोनों हमारे खाने योग्य नहीं है, लेकिन रोटी हम आसानी से खा सकते हैं। तो वो प्रोसेस में आ गया। प्रिजर्व यानी लंबे समय तक रखा हुआ खाद्य पदार्थ, जैसे चिप्स हो गई, जैसे दूध पैकिंग वाला हो गया, जैसे अचार हो गया, ये सभी प्रिजर्व के अंदर आएंगे। मैन्युफैक्चर्ड यानी जिसे हम तैयार करते हैं। फॉर्मुलेटेड जो कि अलग अलग पदार्थों का मिश्रित होता है। उसके बाद में प्राइमरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, ये सभी एक के बाद एक जो स्टेप्स होते हैं उसमें अगर तैयार हुआ होता है। उसके बाद में मेडिकल, जैसे प्राइमरी डेरिवेटिव्स में मिल्क मान लीजिए, तो सेकेंडरी डेरिवेटिव में छाछ या दही या दूध, या छाछ, दही या फिर घी, ऐसा हो सकता है। मेडिकल, मेडिकल मतलब कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि हमारे मेडिकल फील्ड में, यानी कि दवाओं के बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक और फंक्शनल फूड्स भी होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो तब उपयोग में लाए जाने वाले जो अ, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो होते हैं हमारे फंक्शनल फूड्स। और सिंथेटिक है ना, ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। जैसे चीनी। चीनी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, चीनी को बाद में मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो मैन्युफैक्चर के अंदर वो सिंथेटिक में आ जाता है। इसके बाद में ऐसे कुछ तरीके हैं, मतलब कि कुछ कारण हैं ऐसे जिनकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो उन कारणों की बात जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्वालिटी लॉस मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें माइक्रोबियल, माइक्रोबियल यानी जीवाणु, एंजाइमेटिक यानी कोई एंजाइम के द्वारा अगर कुछ क्वालिटी लॉस लॉस होती है तो वो एंजाइम में हो जाएगा। और केमिकल, किसी केमिकल के कारण कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं, या फिर कुछ हजार्डियस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो माइक्रोबियल के अंदर जब भी लंबे समय तक किसी खाने खाद्य पदार्थ में हम प्रिजर्व नहीं करके रखते, संरक्षित नहीं करके रखते, तो उसमें जीवाणुओं की जीवाणु की वृद्धि हो जाती है। तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कहेंगे। ऑफ फ्लेवर यानी कि खाद्य पदार्थ जीवाणु के लंबे समय तक उसके अंदर मौजूद होने से वो बेस्वाद होने लगता है, और उसके अंदर जहरीले यानी टॉक्सिन प्रोडक्शन भी हो जाता है। जहरीले पदार्थ कुछ उसके अंदर पैदा हो सकते हैं। उसके बाद में एंजाइमेटिक में ब्रोइंग, कलर चेंज और फ्लेवर लॉस, ये भी सेम है। तो ब्रोइंग में ये होता है कि खाने योग्य नहीं रहता है, बेस्वाद सा हो जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। इसके अलावा उसमें कड़वापन आ जाता है एक तरीके से। तो ये सभी एंजाइम के
कारण होते हैं। लगभग जो गुण हैं इनके, मतलब कि क्वालिटी लॉस यानी कि गुणवत्ता रहित अगर हो जाएगा खाद्य पदार्थ, तो लगभग सेम ही होते हैं, सभी के एक जैसे ही होते हैं। तो केमिकल्स के भी कारण कलर लॉस हो जाता है, फ्लेवर लॉस हो जाता है, नॉन एंजाइमेटिक हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। उसके बाद में न्यूट्रिएंट भी काफ़ी कम हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी खराब वाला जो एसिड होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं, वो होने लगता है। उसके बाद में फिजिकली भी हम देखें तो फिजिकली भी जैसे हमारे ही द्वारा कहीं गलती से या किसी एक्सीडेंटली जब खाद्य पदार्थ का कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो खाने योग्य जब नहीं रहता है, जैसे कि दूध हो गया, अगर हमने ज़्यादा उसे रख दिया तो वो फट सकता है। इस तरह की चीज़ें, तो कोलैप्स कोलैप्स का मतलब है कि वो अ, दब जाता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो खाने योग्य नहीं रहता है। उसके बाद में उसमें प्रेशर अगर हम डाल देते हैं या कंट्रोल रिलीज कर देते हैं, उसका क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाता है उसके अंदर। फ्लेवर, एनकैप्सुलेशन, फेस चेंजेस, रिक्रिस्टलाइजेशन, श्रिंकेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स। इस तरह से फिजिकली भी हम आपस में अगर एक दूसरे खाद्य पदार्थ को मिला दें, तो वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस तरह की चीजें इसके अंदर होती है। और फिर दूसरा है फिजिकली से ही एक रिलेटेड है, जो कि मैकेनिकल है। मैकेनिकल में मशीन द्वारा कुछ डैमेज हो जाता है, या ज्यादा प्रेशर की वजह से डैमेज हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं। क्रैक जैसे कि बिस्किट हो गए, अब बिस्किट बनाने वाली मशीन है, कभी कम ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वो पूरा ही क्रैक हो जाएगा। वो इसकी वजह से वो पाउडर फॉर्म हो जाता है, जो कि पैकिंग के बाद में दे नहीं सकते, तो वो एक क्वालिटी लॉस हो जाता है उसका, उसकी जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में हम आते हैं कि जो स्टोरेज लाइफ है अलग अलग फूड की, अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है उनकी जो भी रखने की क्षमता है उनकी, अलग अलग खाद्य पदार्थ को अलग अलग समय तक रखा जा सकता है। जैसे गेहूं है या फिर कोई भी अनाज हो गया, तो वो लंबे समय तक होता है, जैसे कि महीनों तक हम रख सकते हैं उसे, 12 से 24 महीने तक हम रख सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे फल फल होते हैं, सब्जियां होती है, जो कि 1 या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक रखी जा सकती है। अगर फ्रिज हो तो 1 हफ्ते तक हम सब्जी और फल को रख सकते हैं। इसके बाद में मीट है, मिल्क है, और फिश है। ये 1 या 2 दिन की लाइफ होती है। तो यहाँ पर देखिए आप टर्मिनोलॉजी में, तो ये जो मीट है, फिश है, मिल्क है, दूध, मांस और मछली, ये पेरिशेबल के अंतर्गत आते हैं, ये पेरिशेबल क्लास में आते हैं। उसके बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, ये सेमी पेरिशेबल आते हैं, सेमी पेरिशेबल क्लास में आते हैं, जिन्हें एक एक 2 हफ्ते तक रखा जा सकता है। उसके बाद में रूट क्रॉप्स, यानी कि जो ग्राउंड के लैंड के नीचे वाली जो क्रॉप्स होते हैं, फसलें होती हैं, उन वो सेमी पेरिशेबल में आते हैं, जो कि 3 से 4 हफ्ते तक रखे जा सकते हैं। इसके बाद में ग्रेन्स, पल्स, सीड्स, नट्स, जैसे बादाम हो गया, इस तरह की चीजें नॉन पेरिशेबल में आती है, जो कि 12 महीने, इसके अंदर गेहूं, चावल ये भी आएंगे, 12 से 24 महीने तक हम रख सकते हैं। इसके अलावा जो जीवाणुओं की हमने बात की कि जो जीवाणु खाद्य पदार्थ के अंदर गति करते हैं, खाद्य पदार्थ के अंदर जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो वो किस तरह से खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जीवाणु इसके पीछे शामिल है, तो उसमें पहला फंगस। फंगस के अंदर मोल्ड, यीस्ट आती है, ये ज्यादातर ब्रेड में आपको पाई जाएगी। अगर आप ब्रेड को लंबे समय तक रख सकते हो तो आपको मोल्ड और यीस्ट, फंगस मतलब कि लेयर ऊपर दिखेगी या फोम दिखेगा। बैक्टीरिया, फेजेस, प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्म जीव के अंदर आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो ये सभी खाने को खराब करने के पीछे जो जीवाणु को आते हैं वो ये होता है। उसके बाद में इंसेक्ट्स, माइस, यानी कि डायरेक्टली अगर कोई कीड़ा किसी खाद्य पदार्थ को खाता जाएगा, अगर बहुत सारे ढेर लग गया, जैसे कि चींटी है, चींटी चीनी में, गुड़ में ज्यादातर लग जाती है, तो इसकी वजह से वो डायरेक्टली ईटिंग के अंदर आता है, मतलब कि डायरेक्टली वो खा लेता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल फूड्स।